हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग से बात करेंगे क्लास 9 का टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वर्क होता क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क कौन सा क्वांटिटी में आता है और वर्क का एसआई यूनिट क्या है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल का रोल क्या होता है, या जब देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल है तो क्या होता है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म में कुली अगर कुछ सर पे लेके कैरी करके अगर एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं तो साइंस की भाषा में इसको वर्क नहीं कहा जाता है। क्या ये वास्तव में वर्क नहीं होता है? तो आंसर होगा होता है सर। फिर तो साइंस की भाषा में इसको वर्क क्यों नहीं कहा जाता है? ऐसा बहुत सारा वर्क है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई वर्क हम डायरेक्ट डायरेक्ट उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये वर्क नहीं है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क जो है दो तरह का होता है, एक मेंटल वर्क होता है और एक फिजिकल वर्क होता है। मेंटल वर्क वो वर्क है जिसमें शरीर का मूवमेंट नहीं होता है, हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है। लेकिन जो फिजिकल वर्क है वहाँ पर शरीर का मूवमेंट होना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो ऊपर से कोई चीज़ को हम उठा रहे हैं तो ये शरीर का मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी को हम पुश कर रहे हैं तो यह सर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो ये है। तो हम लोग वर्क का डेफिनेशन देखते हैं, या अक्सर आप लोग सुने होंगे कि जैसे आपका पापा मम्मी घर से बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए, है ना? तो जैसे कुछ कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यानी घर पे बैठ कर होम करने काम करते हैं। जैसे घर में लैपटॉप में या कंप्यूटर में बैठ के अपना काम करते हैं। तो इस काम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये मेंटल वर्क में कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिजिक्स का दृष्टिकोण में बताते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जब या तो आइदर दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो या आइदर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो या 90 डिग्री को छोड़ के कोई भी एंगल में हो, तब भी उसको क्या है, वर्क ही कंसीडर किया जाता है। तो वर्क हम लिख सकते हैं वर्क। तो व्हेन ए बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन अदर बॉडी, बॉडी body displays in direction of force or opposite direction of force force is called work। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक बॉडी है,
तो एक बॉडी, ये बॉडी, हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एस डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स है एफ और डिस्प्लेसमेंट है एक्स, यानी वर्क इक्वल टू एफ एस, या इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको एस से कहते हैं तो एफ एस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो ये जैसे मान के चलो कि ये तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक ये रस्सी है, एक रस्सी है कि नहीं है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान अगर मान लो इसमें चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जैसे मान लो कि कोई एक इंसान है, एक इंसान है, इसको पकड़ते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में क्या है, अगर हम ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इधर ग्रेविटी, और ये इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका डायरेक्शन नीचे तरफ है। इस केस में भी वर्क कितना हो जाएगा, W क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा। इस केस में भी होगा, है ना। तो इस केस में जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो तुम लोग कहोगे सर ये तो एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो जैसे और एक एग्जांपल है, ये और एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं ये एक वॉल है, एक वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये कोई इंसान इसको धकेल रहा है, जैसे मान लो ये एक इंसान है, एक इंसान ये है, एक इंसान इसको धकेल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये वॉल तो अपना ही जगह पे रहेगा, इस वॉल तो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो अवटन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा जीरो। तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क इक्वल टू एफ एस होता है, यानी यहाँ पर एफ तो एफ है और एस के जगह पे जीरो, जीरो तक एवरीथिंग जीरो, तो वर्क हो जाएगा यहाँ पर जीरो। तो इन दिस केस वी कैन सी दैट वर्क डन if the displacement of a body is zero, that means work itself is zero। यानी वर्क हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का, मतलब वर्क हम लोग उसी को बोल सकते हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो। अगर मान लीजिए दीवार है, तुम होल ऑफ द डे अगर तुम उसमें पुश करते रहोगे या पुल करते रहोगे, तो कतई इसका मतलब नहीं है ये वर्क हो रहा है, ये टोटली जीरो वर्क होगा, ये तो वर्क। अब हम और एक कंसेप्ट देखते हैं वर्क के बारे में।
जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो फ्लोर है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ एंगल में उसको खींचा जाता है, इधर मान लो फोर्स लगा है, कोई इंसान इसको खींच रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, है कि नहीं? तो ये एंगल है, तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब फोर्स को एंगल में खींचा जाए तो फोर्स अपने आप दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं एफ, है ना, एफ साइन थीटा, और इधर क्या है, इधर जो होगा वो एफ कॉस थीटा। दो कंपोनेंट में टूट सकता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम जानते हैं, है ना बच्चे? तो फोर्स की जगह पे वहां पर कितना लिखना होगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी डिस्प्लेसमेंट में हम कोई चीज को खींचते हैं तो वो क्या है, वो इसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, यानी वर्क डन इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी है। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा इसके ऊपर, डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। तो एंगल का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 0 लेंगे, यानी ये एंगल 0 हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट को तुम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, ये 0 कर देंगे। तो हम लोग W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस, ये हो जाएगा एफ एस, राइट। अब हम लोग अगर थीटा का वैल्यू लेंगे 90 डिग्री, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस इंटू 0, यानी W इक्वल टू 0। यानी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम 90 डिग्री खींच रहे हैं तो इसमें क्या है, 0 हो जाता है, उस केस में कोई वर्क डन नहीं होता है ना। तो ये है, और भी कुछ एंगल है, जैसे हम थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 45 डिग्री, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 45, तो W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 45 का डिग्री होता है √2, यानी इतना हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन। तो हम तीनों ही केस में क्या देख रहे हैं कि ये डिपेंड करता है एंगल के बीच, एंगल का, एंगल और यानी डिस्प्लेसमेंट और एंगल के बीच में जो है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल है उससे डिपेंड करता है वो। तो वर्क अपने आप में कौन सा क्वांटिटी है, तो वर्क अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर अपने आप में कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी वर्क अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 नंबर अगर हम बोलेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क,
SI unit of work. SI unit of work is जूल। तो SI unit of work है, इसका जूल होता है ना। तो या तो हम बोल सकते हैं अदर यूनिट ऑफ वर्क। अदर यूनिट क्या है? तो जैसा फोर्स है, फोर्स को हम न्यूटन लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर बोल सकते हैं। अगर कहीं पे एनएम भी लिखा है तो उसको भी हमको कहना पड़ेगा कि ये भी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क ही है। तो ये तो वर्क का डेफिनेशन था, वर्क का फॉर्मूला था। अब हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। बताओ एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी टर्म से ही हम लोग फैमिलियर हैं कि जैसे हम लोग समर सीजन में बाहर में खेलते हैं तो वहाँ पर एनर्जी जो लॉस है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय ज़्यादा धूप होने की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, रूम में आके फटाफट जो ग्लूकोज पानी है उसको हम पी लेते हैं, या ग्लूकोज पानी पीते हैं तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग का एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो जाता है। ये हम लोग अक्सर देखें। यानी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऐसा एक क्वांटिटी है जो इंसान में क्या है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये है। और जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग हो और आप लोगों से थोड़ा सा आपका जो एल्डर ब्रदर है या फादर है, अगर एक काम को करने बोला जाए तो कुछ ही देर के बाद, कुछ देर करने के बाद तुम लोग क्या है नहीं करते हो काम, थक जाते हो। लेकिन देखोगे वही काम जो पापा है या एल्डर ब्रदर है, ये बहुत बहुत ही बहुत देर तक वो काम करते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो पापा है बहुत, जब जो फादर है वो बहुत देर तक काम कर पाता है, दैट मीन्स दे हैव ए मोर एनर्जी एज कंपेयर टू यू, है कि नहीं? तुम कम कुछ ही देर कर पा रहे हो फिर थक जा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ए लेस एनर्जी एज कंपेयर टू योर फादर। तो यानी एनर्जी का मतलब है एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी is defined as the capacity of doing the capacity of doing work। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग, यानी कितना देर तक काम कर सकते हैं, यानी जितना देर तक तुम काम करते हो, कितना जितना तुम्हारा काम करने का एबिलिटी, या तुम बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज the ability of doing, ability of doing work, एबिलिटी ऑफ doing दोनों है, या कैपेसिटी बोलो या एबिलिटी बोलो, ये कितना देर तक काम कर सकते हैं, कितना एबिलिटी है काम करने की, से बोला जाता है एनर्जी। तो एनर्जी ये भी अपने आप में क्या है, एनर्जी itself a स्केलर क्वांटिटी, ये भी अपने आप में
स्केलर क्वांटिटी ही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, स्केल टू ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोला जाए, जूल, ये जूल, ये ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल। तो ये इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहेंगे तो हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको दो हिस्सों में एनर्जी को तोड़ेंगे, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ potential energy, what is the meaning of kinetic energy, we will discuss here. पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, देयर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बता रहे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the potential energy of a body is the version of potential energy of the body is the value of their position as well as their deformation, as well as their deformation, as well as their deformation. So potential energy of a body is the value of their position as well as their deformation. यानी हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में उसका पोजीशन के आधार पे हो सकता है, या तो उसका डिफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और ये मान लो कुछ टॉप फ्लोर है या कुछ ऊंचाई जगह पे है। तो ये यहाँ से यहाँ क्या है, एस हाइट है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमको ले जाना है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को कैरी करके यहाँ तक पहुँचाना है। तो यानी इस चीज़ को यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले आने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, पोजीशन का वेरिएशन हो रहा है, यानी पोजीशन को हम वर्टिकली अपवर्ड की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, यहाँ पर जो हमको एनर्जी मिलेगा वो होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, यानी वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी स्केल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी
इसका टू होगा mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी। ये ड्यू टू किसके ऊपर, ये ड्यू टू द हाइट, ये हाइट जो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हाइट जितना ऊंचा तक ले जाएंगे, जितना ऑब्जेक्ट को हम लोग जितना अपलिफ्ट करेंगे, उसमें उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कम हाइट के लिए ले जाएंगे तो कम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उस बॉडी में, ज़्यादा हाइट के लिए ले जाएंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये तो ड्यू टू द पोजीशन के ऊपर है। जैसे ड्यू टू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये गुलेल है, ये गुलेल, तो यहाँ पर जैसे रबर रबर बैंड लगा हुआ रहता है, ये रबर बैंड लगा हुआ रहता है, जिसे जितना हम लोग फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं, कम स्ट्रेच किए तो जो पेबल होता है कुछ ही डिस्टेंस मूव करता है, ज़्यादा स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो बहुत दूर तक जाता है, या कम स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो जिसमें जाके वो जो पावेल है, जो कंची है या मार्बल है मान के चलो, उसको लेके अगर हम लोग खींच के छोड़ रहे हैं तो सामने में अगर किसी चीज़ में जाके वो हिट कर रहा है तो कम वो डिफॉर्म कर सकता है। बहुत ज़्यादा खींच के अगर छोड़े, ज़्यादा डिफॉर्म कर रहे हैं तो एक तो बहुत दूर जा सकता है, या सामने में अगर किसी चीज़ को टकराते हैं या किसी चीज़ को जाके हिट करते हैं तो वो ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है कि नहीं। तो ये पोजीशन के ऊपर है ना, तो ये ड्यू टू द डिफॉर्मेशन, ये ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। जैसे और एक एग्जांपल, जैसे मान के चलो ये बो है, ये बो है, यहाँ देखिए मतलब दोनों, ये जैसे इसको ऐसे अगर हम स्ट्रेच नहीं करेंगे तो कुछ ही देर तक ये जो एरो है मूव करेगा, इसको बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं, मान लो इतना तक स्ट्रेच कर देंगे है ना, इतना तक स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो क्या है, ये बहुत दूर तक मूव करता है, जो एरो है ये काफ़ी देर दूर तक मूव करेगा, ये बहुत दूर तक चल जाएगा। या थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो वो एरो अगर जहाँ पर हिट करता है थोड़ा ही डिफॉर्म करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो एरो जहाँ पर हिट करता है वो ज़्यादा डिफॉर्म कर देता है। ये डिफॉर्मेशन की वजह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी होता है कि कोई बॉडी में जब मोशन होता है, यानी कोई बॉडी में जब मोशन है, मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो एनर्जी पजेस बाय बॉडी, एनर्जी पजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ their motion is
कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो कोई बॉडी में मोशन हो रहा, मोशन के चलते जो तुम्हारा एनर्जी स्टोर हो रहा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर इसमें मान लो कुछ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की वजह से इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, ये हाफ एम वी का स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला इसको हम डिराइव कर सकते हैं ऐसे। अब लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम डिराइव कर सकते हैं कैसे, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। अगर इसका हम एसआई में बोला जाए तो एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या होता है, जूल, है ना, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ ना, और जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, मतलब हीट एनर्जी हुआ, साउंड एनर्जी हुआ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होता है। तो उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक लास्ट टॉपिक है पावर। तो यहाँ पावर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। एक्चुअली वी नो दैट द पावर, let us consider the two object, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो दो ऑब्जेक्ट में हम लोग अक्सर, या जैसे मान लो कि आप और किसी और के बीच लड़ाई हो, तो तुम उसको क्या मकसद देखा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम मेरा पावर नहीं देखे हो, इसका मतलब क्या होता है ना। या तो जैसे तुम लोग प्रोफेशनल में देखे होंगे, जैसे कि मान लो एक तुम्हारा जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, है ना, जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का पुलिस ऑफिसर है, और एक तुम्हारा जो डीएसपी है या इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर क्या है, ये ब्लॉक लेवल का पुलिस ऑफिसर है। दोनों का लॉ एंड ऑर्डर पे, लॉ ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मेदारी होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि जो ब्लॉक लेवल में मान लो कुछ क्राइम होता है, अगर मान लो उससे सॉल्व नहीं होता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा आप जो उससे थोड़ा सा आप स्टेप में है, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा ऊंचा, मतलब उससे ऊंचा पोजीशन पे कोई अगर पुलिस ऑफिसर है, तो उसको हैंडल, मतलब उसको दिया जाता है कि इसको डील करने के लिए। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो इंस्पेक्टर है उसका उतना पावर नहीं है एज कम्पेयर टू उससे हायर अथॉरिटी से। तो इसमें क्या है कि जो इंस्पेक्टर, उसका सिर्फ साइज में कुछ अंतर है क्या, ऐसा नहीं है ये। तो पावर का मतलब कुछ क्या होता है, इसका हम लोग समझेंगे। तो ये तो हम फैमिलियर है डे टू डे लाइफ में। तो पावर बेसिकली क्या है, अगर हम उसे शब्द में बयां करना चाहेंगे डेफिनेशन में, तो पावर ऑफ ए बॉडी, पावर ऑफ ए बॉडी इज defined as the rate of doing work, rate of doing work, यानी किस रेट पे काम कर रहे हैं, इससे डिफाइन होता है पावर, है ना। जितना रेट से हम डूइंग वर्क करता है तो हम बोलते हैं पावर।
जैसे मान लो एक एग्जांपल, जैसे हम लोग कुछ फीवर होता है तो फीवर के समय हम लोग मेडिसिन पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पर जैसे मेडिसिन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमको 6 या 500 mg का एक पैरासीटामोल दीजिए। मान लो फिर भी बुखार नहीं चढ़ता उतरता है तो फिर डॉक्टर क्या बताते हैं या डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि इससे थोड़ा ज़्यादा mg वाला लेंगे, है ना। तो वो 625 या उससे भी ऊंचा हो सकता है। तो ये प्रीफरेंस मैंने प्रीफेयर करता, दैट मीन्स क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो तुम रेट ऑफ डूइंग वर्क जो फीवर है वहाँ पर क्या है इनकैपेबल हो रहा है, वो मेडिसिन में काम नहीं कर पा रहा है ना। इसलिए उसको क्या है उसका डोज को बढ़ा देते हैं, डोज को बढ़ा देते हैं मतलब mg को बढ़ा देते हैं, है ना। मिलीग्राम में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज कर देते हैं, मिलीग्राम में इंक्रीज करता है ना। तो ये भी क्या है पावर, इट इज, अगर हम छोड़े तो ये है। तो अगर हम अब या तो या और भी बोल सकते हैं वर्कडन पर यूनिट टाइम, वर्कडन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। या तो वर्कडन पर यूनिट टाइम से कोई पावर हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्कडन, वर्कडन अपॉन टाइम, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। तो यहाँ वर्कडन कितना हो जाएगा, वर्कडन का क्या है, वर्कडन इक्वल टू हम लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं वर्कडन अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला है। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्कडन अपॉन टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है। या तो पावर का हम दूसरा फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे पावर को अगर हम क्या दूसरा फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल। जैसा क्या है कि पावर इक्वल टू क्या होता है वर्कडन अपॉन टाइम। तो क्या हम लोग वर्कडन को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये फोर्स को एज इट इज रहने देंगे और एफ अपन टी कर देंगे। तो एफ अपन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम वेलोसिटी होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी याद रखना है पावर का फॉर्मूला। तो एक पावर फॉर्मूला इस टर्म में लिखो, याद रखोगे, एक पावर का फॉर्मूला इस मतलब फॉर्मेट में याद रखोगे। तो दोनों फॉर्मेट ही पावर का फॉर्मूला को मतलब दोनों फॉर्मेट से हम मतलब दैट मींस पावर वर्कडन पर यूनिट टाइम से भी ये भी पावर का फॉर्मूला है और फोर्स इनटू वेलोसिटी ये भी पावर का फॉर्मूला है। तो अगर हम इसका यूनिट देखेंगे तो पावर अपने आप में क्या है, लिखो पावर इज ए स्केलर, ये आप स्केलर क्वांटिटी ही है, स्केलर क्वांटिटी। पावर अपने आप में क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है जूल, ये साइन का पावर जूल, सॉरी साइन का पावर इज वाट, ये होता है पावर का असाइनमेंट, है कि नहीं। या तो हम बोल सकते हैं और जूल पर सेकंड, ये हम लोग बोल सकते हैं जूल पर सेकंड। ये है पावर का असाइनमेंट का कोई पावर ना। तो जैसे आधार यूनिट, अगर हम आधार यूनिट देखेंगे, आधार यूनिट ऑफ पावर जैसे एचपी होता है ना, एचपी हॉर्स पावर है ना।
वन एच पी स्केल क्या है 746 वाट होता है। ये हॉर्स पावर क्या है, बिगर यूनिट ऑफ है पावर। वन एच पी स्केल टू 746 वाट, ये अक्सर हम लोग सुने होंगे। जब हम लोग कुछ पंप वगैरह खरीदते हैं तो उसमें बोलते हैं 1 HP का है या 2 HP का है या 3 HP का है ना। उसमें ये नहीं बोलते हैं कि 746 वाट या उससे ज़्यादा वाट का। उस समय एक टर्म का इस्तेमाल होता है 1 HP, हाफ HP या 1.5 HP, इस तरह का होता है। मतलब उस तरह हम लोग जब हम लोग मशीन खरीदते हैं ना, कुछ पंप खरीदते हैं तो इस ये जो यूनिट है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे मान लो हम लोग जब इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं, तो हम लोग किलो वाट बोलते हैं। ये 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट इसका हो जाता है 10⁻³ वाट, है ना। और जैसे मान लो कि जहाँ कहीं मान लो पावर स्टेशन है, वहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या वाटर पावर प्लांट है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो डिलीवर होता है वो क्या है, वो मेगावाट में हो सकता है, गीगावाट में हो सकता है। तो हम मेगावाट का बात करेंगे। मेगावाट इसका तो हो जाता है 10⁻6 वाट। ये क्या है, ये बिगर यूनिट ऑफ ए पावर है ना। चाहे किलोवाट का बात करो चाहे मेगावाट का बात करो, दोनों क्या बताते हैं, ये हैवी अमाउंट ऑफ पावर को बताते हैं। तो पावर में अब हम लोग एक और कुछ देखते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है कि पावर को जब हम लोग कुछ कमर्शियल पर्पस में यूज़ करते हैं। कमर्शियल पर्पस का यूज़ करने का मतलब क्या है, जैसे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो घर तक इलेक्ट्रिसिटी आने के पीछे मैंने इसको सप्लाई करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। और इलेक्ट्रिक बोर्ड हमें जो कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो हमको कॉस्ट पे करना होता है, वो यूनिट के आधार पे हमारे कॉस्ट देना होता है। यानी जितना यूनिट हम लोग खर्चा करते हैं उतना हिसाब से एक यूनिट का कॉस्ट अगर 3 रुपीज़ है तो 30 यूनिट किए हैं तो 90 रुपीज़ हमको पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड को। यानी जो यूनिट है वो क्या बताता है कि कितना एनर्जी कंज्यूम किए हैं इन आवर को, है ना। तो 1 किलो वाट ये है 1 किलो वाट आवर। ये एक यूनिट के इक्वल का कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल इसके तो यूनिट है। इसी को हम यूनिट बोलते हैं कि इतना 1 किलो वाट आवर अगर तुमने बिजली खर्चा खपत किए हो तो दैट मीन तुम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए हो। या तो बोल सकते हैं कि इतना एनर्जी, ये एनर्जी अगर तुम खर्चा किए, ये जरूरी नहीं है कि 1 घंटा में खर्चा ही हुआ है, ये 2 भी घंटा हो सकता है, 1 दिन से भी खर्चा हो सकता है, या तो आधा घंटा में भी हो सकता है। इतना एनर्जी अगर तुमने कंज्यूम किया है दैट मीन्स 1 यूनिट तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल हुआ, या तुमको 1 यूनिट इलेक्ट्रिक बिल का जो बिल है 1 यूनिट का वो पे करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि 1 दिन में हो सकता है, 1 घंटा में हो सकता है, और आधा घंटा में हो सकता है, और कुछ मिनट में भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि तुम्हारा हाउस में क्या क्या लोड है, क्या क्या अप्लायंसेस लगा हुआ है ना। तो थैंक यू एवरीवन, वी विल डिस्कस sound in another class, otherwise we will discuss the other topic, right? Thank you.